Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you difference between sale and agreement to sell. ये बहुत important topic है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. इस डिफरेंस को मैंने टी फॉर्म में बताया है. आप भी एग्ज़ाम में इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिख के आई, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन दोनों का मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन. तो फर्स्ट पॉइंट, आप इसकी डेफिनेशन का, इसके डिफरेंस का डेफिनेशन बना सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल क्या होता है ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है. वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड अ सेल. जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी का मतलब लॉ की लैंग्वेज में ओनरशिप होता है. जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है गुड्स की सेलर से बायर की तरफ, तब हम कहते हैं सेल हो गई. ठीक है. और एग्रीमेंट टू सेल भी सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के अंडर ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि सेल और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर एक साथ ही डिफाइन किए गए हैं. तो इसलिए दोनों ही 4 सबसेक्शन 3 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है जब हमारी प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे या फिर कोई कंडीशन के पूरे होने पे ट्रांसफर होनी है, तब हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल. वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर इन द ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर डेट. जब फ्यूचर डेट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, या फिर कुछ कंडीशंस के पूरा होने पे ट्रांसफर होनी है प्रॉपर्टी, तब हम कहेंगे वो एग्रीमेंट टू सेल है. ठीक है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो सेल है उसमें ऑटोमेटिकली ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो जाती है, तभी हम कहते हैं ना सेल हो गई. ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है तभी सेल होती है. तो सेल हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और एग्रीमेंट टू सेल हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी अभी भी फ्यूचर में पास होनी है. प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप अभी भी फ्यूचर में पास होनी है सेलर से बायर की तरफ. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इमीडिएटली. सेल में जो ट्रांसफर है ओनरशिप का, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है. जैसे आप कोई चीज़ खरीदने गए, आपने पैसे दिए और चीज़ आपको मिल गई, आपको ओनरशिप मिल गई गुड्स की. ठीक है. तो सेल हो गई, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है वो फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर होती है. फ्यूचर टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने बाद, या 4 महीने बाद, या 2 दिन बाद, या फिर कुछ कंडीशन के पूरा होने पे ट्रांसफर होती है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क. रिस्क हमेशा ओनर का होता है. गुड्स का रिस्क ओनर का होता है. अब सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है सेलर से बायर की तरफ. ठीक है. तो अब बायर ओनर बन चुका है, बायर मालिक बन चुका है, तो यहां पे रिस्क भी फिर बायर का ही होगा. इन सेल द रिस्क ट्रांसफर विद द ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी बायर जो है वो मालिक नहीं बना है, अभी सेलर ही ओनर है, तो रिस्क ओनर का ही होगा. तो यहाँ पे इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द सेलर इज टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर. तो यहाँ पे सेलर को ही रिस्क जो है लॉस का, अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो सेलर को ही उसका लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वही मालिक है. अभी ओनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है. इस चीज से कोई मायने नहीं रखता कि गुड्स बायर के पोजेशन में है. ठीक है. अब ये 2 वर्ड्स होते हैं, पोजेशन और ओनरशिप. इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. इसका क्या मतलब है? देखो, मेरी कार मेरे फ्रेंड के घर में खड़ी है. ठीक है. अब कार मेरी है, मैं ओनर हूं उसकी. ठीक है. तो ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन कार मेरे फ्रेंड के घर पे खड़ी है, तो पोजेशन जो है वो मेरे फ्रेंड के पास है. तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है. ठीक है. अब मेरी कार मेरे ही घर में खड़ी है, तो ओनर भी मैं ही हूं और पोजेशन भी मेरे पास है. ठीक है. तो यहां पर भी रिस्क जो है ओनर का ही होता है. इस चीज से कोई मायने नहीं रखता कि वो गुड्स बायर के पास पहले से ही हैं, अगर उसका पोजेशन उसके पास है.
Next is right of usage. The buyer has a right to use the goods he buys and he becomes the sole owner of the goods, can use them in the any manner. क्योंकि सेल हो चुकी है, बायर मालिक बन चुका है, अब बायर के पास पूरा हक है, वो अपने गुड्स को कैसे भी किसी भी फॉर्म में किसी भी मैनर में यूज कर सकता है. एग्रीमेंट टू सेल. इट इज ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ये सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है. एंड डज नॉट गिव द बायर द राइट टू यूज द गुड्स टिल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर. तो जब तक आप गुड्स के मालिक नहीं बन जाते तब तक आप गुड्स को यूज नहीं कर सकते. तो एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, बायर अभी उसका ओनर नहीं बना है, तो वो गुड्स को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसके पास ओनरशिप नहीं आती है गुड्स की. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच. कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, ब्रीच होता है तोड़ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो क्या रिजल्ट होता है, देखो जरा. इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट फॉर द गुड्स. सेल के केस में अगर बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने के लिए गुड्स की, मींस सेल हो चुकी है, सेल हो गई तो मींस ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब ओनरशिप बायर के पास पहुंच गई है लेकिन वो पेमेंट नहीं दे रहा है गुड्स की, तो सेलर क्या कर सकता है, वो उसे कोर्ट में लेके जाकर उस गुड्स के पैसे उससे रिकवर कर सकता है, मतलब जितने के वो गुड्स हैं. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई है, और अगर बायर डिफॉल्ट करता है किस चीज़ में, डिलीवरी लेने में, या तो गुड्स की डिलीवरी लेने में डिफॉल्ट करता है या फिर पे करने में डिफॉल्ट करता है, और अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो सेलर इस केस में सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है. मतलब जो उसे लॉस हुआ है वो उससे जितने के गुड्स हैं वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स रिकवर नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस रिकवर कर सकता है क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है. टाइप ऑफ गुड्स. सेल में सिर्फ एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स ही सब्जेक्ट मैटर होते हैं. सेल्स में एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब जो गुड्स अभी एट प्रेजेंट है उन्हीं की तो आप सेल कर सकते हो ना, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है. स्पेसिफिक गुड्स मतलब जैसे आपने स्पेसिफिक कर दिया कि ये मारुति कार है, ब्लैक कलर की है, मैं इसे अभी सेल करने वाला हूँ, ठीक है, तो वही गुड्स आप सेल करते हो. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर गुड्स होते हैं या कंटिंजेंट गुड्स होते हैं. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर गुड्स हों, एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना. जैसे कि फ्यूचर गुड्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ए ने बी को बोला कि कल मैं एक कार खरीदने वाला हूँ मारुति 800, ठीक है, उसे मैं 2 महीने बाद तुम्हें बेच दूंगा. तो अभी गुड्स ए ने भी नहीं खरीदे हैं, अभी उसने वो ए ने भी वो कार खरीदी नहीं है, तो वो फ्यूचर गुड है, वो कल खरीदेगा, 2 महीने बाद बी को बेचेगा, ठीक है. तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो फ्यूचर गुड्स का होता है ज़्यादातर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फ्यूचर गुड्स का हो, वो एग्जिस्टिंग गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स का भी हो सकता है. मींस ए के पास पहले से ही भी कार हो सकती है जो वो 2 महीने बाद बी को बेचेगा, ठीक है. लेकिन सेल के केस में गुड्स हमेशा एग्जिस्टिंग होते हैं, मींस वो गुड्स होने चाहिए तभी तो सेल होगी ना. नेक्स्ट इज राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर्स ब्रीच. अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो सेलर के पास क्या राइट है. सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर इन हिज पोजेशन. अब सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, तो अगर जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो सेलर क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है और बायर से गुड्स के प्राइस के लिए रिकवर कर सकता है, मतलब उसने पैसे ले सकता है जितने के गुड्स हैं, चाहे गुड्स सेलर के खुद के पोजेशन में ही है. मतलब इस चीज से कोई मायने नहीं रखता कि गुड्स किसके पोजेशन में है, यहां पे इंपॉर्टेंट है ओनरशिप. एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द डैमेजेस, क्योंकि यहाँ पे अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है बायर तो सेलर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है उससे कोर्ट में जाकर, चाहे गुड्स बायर के ही पोजेशन में है. वही पॉइंट है, पोजेशन से कोई मायने नहीं रखता वो किसके भी पोजेशन में हो, ओनरशिप इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर ब्रीच. अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो बायर के पास क्या हक है. इफ द सेलर मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल के केस में अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, द बायर कैन स्यू द डैमेजेस, कैन स्यू द थर्ड पार्टी हु बॉट दीज गुड्स फॉर गुड्स. अब देखो सेल हो चुकी है, इट मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बायर उस गुड्स का मालिक बन चुका है, ठीक है. तो अब वो ऑलरेडी मालिक बन चुका है, तो अब सेलर कैसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा. सपोज गुड्स जो थे वो सेलर के पोजेशन में थे, उसने क्या करा, बायर को बेच दिए गुड्स, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन गुड्स अभी भी सेलर के पास ही हैं, सेलर ने अभी दिए नहीं, तो सेलर ने क्या करा, थर्ड पार्टी को दोबारा से वो गुड्स बेच दिए, ठीक है. तो अब यहाँ पे सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, मींस गुड्स की डिलीवरी फर्स्ट बायर को नहीं दी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बायर है वो जो सेलर है उसके खिलाफ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है कि मुझे डैमेजेस दो, मुझे नुकसान हुआ है जो तुमने ये हरकत करी है दोबारा से गुड्स को किसी और को बेच के. और वो थर्ड पार्टी जिसको उसने गुड्स बेचे हैं वो उसके खिलाफ भी केस कर सकता है क्योंकि वो ओनर है उन गुड्स का.
लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उस केस में बायर सिर्फ और सिर्फ उससे डैमेजेस ले सकता है, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को। कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी, बायर गेट्स द राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब जैसे बायर है वो मालिक बन चुका है गुड्स का, ठीक है, तो उसका हक है कि वो गुड्स को एंजॉय कर सकता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मतलब सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट उन गुड्स को एंजॉय कर सकता है, जैसे भी उन्हें यूज कर सकता है, सेलर को इंक्लूड करके। दस देयरफॉर अ सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम राइट, जो सेल है वो जस्ट इन रेम राइट क्रिएट करती है, मैं इसे आगे बताऊंगी। राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो कोई भी मतलब उसे कैसे भी यूज कर सकता है। बायर डज नॉट गेट सच राइट टू इंजॉय द गुड्स, यहाँ पे जो बायर है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है मतलब इंजॉय करने के लिए गुड्स को, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। इट ओनली क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम राइट, जो एग्रीमेंट टू सेल है वो जस्ट इन पर्सोनम राइट ही क्रिएट करता है, राइट अगेंस्ट द पर्सन, मतलब जो राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली, सिर्फ सेलर के अगेंस्ट ही आपका राइट है। अगर वो कुछ गड़बड़ करता है सेलर तो सिर्फ आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे राइट इन रेम में क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बायर मालिक बन चुका है, वो सिर्फ सेलर के खिलाफ ही केस नहीं कर सकता, वो थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस कर सकता है क्योंकि वो मालिक बन चुका है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के अगेंस्ट ही केस कर सकता है, इन केस अगर कोई वो डिफॉल्ट करता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रीसेल। अब रीसेल कौन कर सकता है किसी चीज को? रीसेल का मतलब होता है दोबारा बेचना। सेल के केस में अगर द प्रॉपर्टी इज विद द बायर, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जो है वो बायर के पास है, सेल हो चुकी है, बायर मालिक बन चुका है, एज सच द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। चाहे सेलर के पास गुड्स है भी, उसका पोजेशन है भी, तब भी वो दोबारा किसी और को नहीं बेच सकता है, क्योंकि मालिक बायर बन चुका है और उसे दोबारा बेचने का हक सिर्फ मालिक का होता है। एग्रीमेंट टू सेल में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द सेलर, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, सेलर अभी भी मालिक है, तो वो गुड्स को दोबारा रीसेल कर सकता है। कब कर सकता है? अगर बायर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बीच नहीं है ये, सॉरी, यहाँ पे ब्रीच है। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो जो सेलर है वो अपने गुड्स किसी और को बेच सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स। इंसॉल्वेंसी होता है दिवाला निकलना। अगर सपोज सेलर का दिवाला निकल गया, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया जिसके पास गुड्स का पोजेशन था। देखो, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर सेल, सेल के बाद मतलब सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, लेकिन उसने अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं दी बायर को, तो यहाँ पे क्या होगा? द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी, क्योंकि अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है ना तो उसका एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जाता है जो उसकी सारी लाइबिलिटीज को चुकाता है। तो बायर अब मालिक तो बन चुका है, सेल हो चुकी है, तो बायर जाके सेलर के ऑफिशियल असाइनी से गुड्स ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो लीगल ओनर है गुड्स का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, द बायर कैन क्लेम द रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स ही हैज ऑलरेडी पेड, नॉट द गुड्स। अगर बायर ने सपोज पहले ही पेमेंट कर दी है गुड्स की, तो वो उससे रेटेबल डिविडेंड क्लेम कर सकता है, मतलब उसके ऑफिशियल असाइनी के पास जाके। मतलब अब जो जिसका जो इंसॉल्वेंट होता है वो पूरे पैसे पे नहीं कर पाता है, तो फिर वो उससे सिर्फ कुछ पैसे ही अपने गुड्स के रिकवर होंगे, लेकिन वो गुड्स नहीं ले सकता जाके, क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर बिफोर पेइंग द प्राइस। सपोज अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है पैसे पे करने से पहले, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द सेलर। ठीक है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो अब बायर का ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा, तो ऑफिशियल रिसीवर है जो बायर का, वो जाके सेलर से गुड्स ले लेगा। क्यों? क्योंकि सेल हो चुकी है, ओनर बन चुका है बायर। बिकॉज बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ओनली। तो जो सेलर है उसको जो पैसे अगर उसने पे नहीं करे बायर ने, ठीक है, तो पैसे रेटेबल डिविडेंड में पे होंगे। ठीक है, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है वो पूरे पैसे नहीं पे कर पाता है, तो बायर जो है वो कुछ पैसे पे करेगा गुड्स के, लेकिन वो गुड्स रिकवर कर लेगा क्योंकि सेल हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। तो जो सेलर है वो गुड्स डिलीवर नहीं करेगा बायर को, तब तक नहीं करेगा जब तक पूरे पैसे पे नहीं हो जाते, क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, सेलर अभी भी उस गुड्स का मालिक है।
ओके तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये अच्छे से पढ़ना। डिफॉल्ट बाय सेलर, इफ द सेलर डिफॉल्ट्स इन डिलीवरिंग द गुड्स, अगर सेलर डिफॉल्ट कर देता है मतलब गुड्स डिलीवर नहीं करता है बायर को, द लेटर, लेटर होता है बाद वाला, यहाँ पे पहला है सेलर और सेकंड है बायर, तो लेटर बाद वाला होता है तो बायर आएगा। अगर यहाँ पे फॉर्मर होता तो फॉर्मर मतलब पहले की बात होती सेलर की। तो लेटर कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर बट ऑल्सो कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एज द ओनर ऑफ गुड्स। मैंने जैसे बताया आपको कि अगर सेलर डिफॉल्ट करता है गुड्स डिलीवर करने में, मतलब उसे गुड्स की डिलीवरी नहीं देता, सपोज किसी और को बेच देता है सेलर आगे, तो जो बायर है, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, वो मालिक बन चुका है, तो वो गुड्स, वो डैमेजेस सेलर से तो क्लेम करेगा ही करेगा, साथ में थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस करेगा क्योंकि वो गुड्स का मालिक है कि आप मेरे गुड्स जो है वो मुझे वापस दो। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, द बायर कैन स्यू फॉर द डैमेजेस ओनली। यहाँ पे बायर सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है अगर सेलर डिफॉल्ट करता है, गुड्स उसे डिलीवर नहीं करता है, क्योंकि ओनर अभी भी सेलर ही है। राइट, ये जो सेल है वो जस्ट इन रेम राइट क्रिएट करती है, मींस अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जो है बायर जो है वो उस गुड्स को एंजॉय कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर के लिए जस्ट इन रेम राइट क्रिएट करती है अगेंस्ट द सेलर ओनली, मतलब वो कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है सेलर तो उसी के खिलाफ केस कर सकता है और किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। इफेक्ट, जो सेल होती है वो प्रेजेंट सेल होती है क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, तभी हम कहते हैं सेल हुई। जो एग्रीमेंट टू सेल है वो फ्यूचर सेल होती है, जैसे आप फ्यूचर में बोलते हो कि 2 महीने बाद मैं पे करूंगा, 2 महीने बाद जो है वो मैं गुड्स आपको सेल करूंगा। ओके, अब इसके बाद इसमें आप एक एग्जांपल भी लिख दीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। एक्स सेल हिज मोटर कार टू वाई फॉर 7,000। एक्स ने अपनी मोटर कार वाई को सेल करी 7,000 में। ये एक सेल है क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, किससे, एक्स से वाई में। उसने कार दे दी, कार के पेपर्स दे दिए और उसने कार ले ली। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एक्स एग्रीज टू सेल हिज मोटर कार टू वाई फॉर 7,000 आफ्टर 3 मंथ्स। उसने कहा कि मैं 7,000 में अपनी कार तुम्हें 3 महीने बाद बेचूंगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल एज अ ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर होनी है, किससे, एक्स से वाई की तरफ। कि कब होनी है ओनरशिप ट्रांसफर, 3 महीने बाद। तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई है। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।